हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। हमारी आज 2 या 3 दिन के बाद में क्लास हो रही है और एक बार पहले भी 2 या 3 दिन से क्लास हुई थी अपनी, तो उसका कुछ रीजन है दोस्तों। और मैं कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहा, उसका कुछ बड़ा रीजन है। तो जैसे क्लासेस अभी चल रही थी अपनी रेगुलर बेस पे, क्लासेस जैसे चल रही थी अपनी वैसे क्लासेस चलेगी। आपको मैं बता देता हूं, डेली क्लासेस होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि सर 2 दिन क्लास हो गई, आपने सर तीसरे दिन क्लास ली है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वो एक रीजन था और कुछ समस्या थी, इस कारण से मैं आपके सामने क्लास लेकर नहीं आ पाया। आज से क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि डेली क्लासेस आएगी। आप डेली अपने मतलब जो टाइमिंग अपना 9 से 10 के बीच में जो क्लास आने का टाइमिंग अपना, उस टाइम पे आप रोजाना जाके यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले से अपने को पता है कि अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है अपना डेली क्लासेस का, वो 9 से 10 बजे के बीच में मैथमेटिक्स की क्लासेस या इंग्लिश की क्लासेस अपलोड कर दी जाती है और डेली के डेली यही होता है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक दिन मैथमेटिक्स की क्लास होगी तो एक दिन इंग्लिश की क्लास होगी। और मैंने बताया था एक दिन मैथमेटिक्स की क्लास में अंदर एक दिन होगा ज्योमेट्री का लेक्चर और एक दिन होगा मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। ठीक है दोस्तों। और मैंने बताया था कि इन मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश का लेक्चर भी होगा और ये सब के सब एक अल्टरनेट क्रम में चलेंगे, एकांतर क्रम में चलेंगे। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था। तो दोस्तों आप सभी से विनती है कि वापिस से कंटिन्यू रहिए और कंटिन्यू वीडियोस देखिए। देखिएगा, मैंने पहली वीडियोस लगातार डाल रखी है, मैंने अभी तक भी मैंने वीडियोस लगातार डाल रखी है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप वीडियोस को, यदि आपको यहां से नॉलेज लेना है, यदि आपको यहां इस यूट्यूब चैनल से यदि आपको नॉलेज लेना है, तो आप सभी से विनती है कि आप इन क्लासेस को लगातार देखें और जिस प्रकार से मैं क्लास अपलोड करता हूं ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने नोट्स बनाइए पर्टिकुलर और उनको देखिए। वहां से नोट्स बनाने के बाद में इनको 1 या 2 बार इन वीडियोस को वापस से रिपीट करके देखिए। ठीक है दोस्तों। अब आप सभी के सामने आज अपना टॉपिक क्या है, तो आपको बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड जो अपना है वो दिख रहा होगा ब्लैंक बिल्कुल। तो सर टॉपिक नहीं है, तो आप सभी को बता दूं, मैं लास्ट क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे टेक्निकल इश्यू होने के कारण से वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करने के बाद में मैंने वीडियो वहां पे ही पॉज कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम आज एम्फेटिक प्रोनाउन जो पढ़ रहे थे, एम्फेटिक प्रोनाउन की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज बताया था एंड ये भी बताया था मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन को कैसे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे, ये बात भी मैंने बताई थी आपको दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, आज उसी एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में थोड़ा और समझेंगे और उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल या 4-5 एग्जाम्पल जो भी है वो सारे के सारे मतलब जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन सभी के ऊपर मैं आपके की एरर फाइंड करवाने की कोशिश करूंगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन से संबंधित एरर किस प्रकार से एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का ध्यान मेरी बातों पर और मेरे बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं, यदि आप मुझे सुनते नहीं है, यदि आप मुझे अच्छे से नहीं सुन पाओगे, तो आपको मैं बता देता हूं कि आप यहां से मतलब नॉलेज तो ले पाओगे लेकिन नॉलेज कम ले पाओगे। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप लगातार हमारी बातों को और हमारे बोर्ड में पूरा ध्यान रखिएगा। देखिएगा, लास्ट टाइम पे मैंने एम्फेटिक प्रोनाउन बताया था। आप सभी को मैंने बताया था कि एम्फेटिक जो प्रोनाउन है, उस एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया था जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम है। मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से, तो आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। कौन सा है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेज। क्या है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्वेज और योर सेल्फ। और मैंने बताया था हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्वेज। ये मैंने बताया था। तो दोस्तों ये जितने भी बोले हैं मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल सेम होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल सेम। लेकिन सर हमारे सामने समस्या है, क्या कि हम सर इसको इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हम सर किसी भी सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा एम्फेटिक है। भाई जहां पे भी मैंने बताया माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, मैंने कहा आपको कि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और साथ के साथ ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया मैंने। क्या बताया आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
का यूज क्या है? तो आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है ना, वो क्या होता है, जब भी किसी वर्ब का, जब भी किसी वर्ब का, जब भी किसी काम का, जब भी किसी एक्शन का, जब भी किसी वर्ब का, जब भी किसी काम का, जब भी किसी एक्शन का एक डूअर और एक रिसीवर यदि सेम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में जो वर्ब का रिसीवर है उसे लिखते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। ये बात मैंने बताई थी आपको और मैंने बताया था कि किसी भी वर्ब को करने वाला और वो वर्ब जिसपे की जा रही है, किसी भी वर्ब को करने वाला कौन होता है, कर्ता, और जिसपे वो वर्ब की जा रही है कौन होता है, जो रिसीवर होता है। जो वर्ब जो कर रहा है और वो वर्ब जिसपे की जा रही है, यदि वो दोनों एक ही पर्सन है या एक ही वस्तु है, तो इस स्थिति में जो एक्शन किसी के ऊपर की जाएगी, वो जहां पे की जाएगी वो दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखा जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखा जाएगा। ये बात मैंने बताई थी। और फिर मैंने बताया था कि एम्फेटिक जो प्रोनाउन है इसका भी कुछ इसी प्रकार से रोल है लेकिन मैंने बताया कि एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में वर्ब का सब्जेक्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट, एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों अलग होते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, लेकिन वहां पे उस एम्फेटिक प्रोनाउन के केस में वर्ब का यानी एक्शन का, यानी कि कौन हुआ, काम का जो डूअर होता है, वह उस बात को यह बताता है दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन वहां पे यह बताता है कि यहां पे जो काम किया है, ये जो एक्शन की गई है, ये जो ये क्रिया की गई है, ये यहाँ पे किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा की है, सब्जेक्ट के द्वारा, खुद के द्वारा की गई है। यदि ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन यदि कहां पे भी बने, तो उस जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें उस जगह सेंटेंस के अंदर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। अब आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से समझाया कि एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब क्या काम करता है और एग्जाम्पल में कैसे बताया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखता हूं, जो पिछली क्लास में मैंने दोनों एग्जाम्पल लिखे थे और मैंने बताया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन यहां पे कैसे काम कर रहा है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था दोस्तों, आई माई सेल्फ सा यू। मैंने एक एग्जांपल लिखा था आई माई सेल्फ यू, ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल लिखा था मैंने, ये क्या, आई माई सेल्फ सा यू। और एक एग्जांपल मैंने दोस्तों यू भी लिखा था, कौन सा लिखा था, मैंने एक एग्जांपल लिखा था आई सा यू माई सेल्फ, ये एग्जांपल लिखा था। अब दोस्तों मैंने एक बात बताई थी कि आई माई सेल्फ सा यू, मैंने बात बताई थी, तो मैंने बताया था ये माई सेल्फ यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये बात मैंने बताई थी। यदि आपको नहीं समझ में आ रही है तो इससे जो पिछले वाला एम्फेटिक प्रोनाउन का जो वीडियो है उसको एक बार देखिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने बताया था माई सेल्फ यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन का। और मैंने ये भी कहा था कि आई सा यू माई सेल्फ, यहाँ पे जो माई सेल्फ है वह भी एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। और मैंने कैसे बताया था, क्यों बताया था, वो सब आप पिछले की जो वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था एम्फेटिक प्रोनाउन क्या कर रहा है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या कर रहा है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन इस वर्ब पे, ये एम्फेटिक प्रोनाउन, ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन इस वर्ब, कौन सी वर्ब, सा वर्ब के ऊपर क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है। सा वर्ब के ऊपर क्या कर रहा है दोस्तों, जोर डाल रहा है। क्या कर रहा है, टू प्रेसिफाइज कर रहा है, इसको जोर डाल रहा है, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर फोकस डाल रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है। वो कैसे हाईलाइट कर रहा है कि आई सा यू, इसका मतलब क्या होता है, मैंने देखा तुम्हें, लेकिन मैंने देखा तुम्हें, आई सा यू, मैंने देखा तुम्हें। लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ लिखने से दोस्तों क्या फर्क आया, इस सेंटेंस के अंदर माई सेल्फ लिखने से क्या इसका चेंज हुआ, क्या इसमें परिवर्तन हुआ, वो देखिएगा। यहाँ पे आई सा यू, ये लिखा हुआ है आई सा यू, तो यहाँ पे आई सा यू लिखा हो दोस्तों, मैंने तुम्हें देखा, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। लेकिन यहाँ पे इस सा वर्ब से पहले माई सेल्फ जो एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है, इसे लिखने के बाद में इस सेंटेंस में क्या परिवर्तन आया, इसमें सेंटेंस में परिवर्तन आया, मैंने तुम्हें देखा, ये बात हो गई। और यहाँ पे इसको लिखने के बाद में हुआ मैंने खुद ने, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने यानी आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद ने तुम्हें देखा, मैंने
मैंने खुद ने तुम्हें देखा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस माई सेल्फ ने फोकस करने का काम किया। किसके ऊपर, इस सा वर्ब पर, इस सा वर्ब पे फोकस डालने का काम किया। माई सेल्फ ने यहाँ पे सा वर्ब के ऊपर क्या किया, मतलब दबाव बनाने का काम किया। कैसा दबाव, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट ने यह काम किया। ये जो सब्जेक्ट है इसने खुद ने यह काम किया। भाई ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, और इसने कौन सा काम किया, तो आप बोलोगे सा। तो यहाँ पे बताना चाहता है, आई माई सेल्फ सा यू वाला सेंटेंस ये कहना चाहता है कि यहाँ पे ये जो सा देखने का काम किसने किया, आई ने। लेकिन ये आई ने खुद ने ये काम किया, आई ने यह खुद ने ये काम किया। इसलिए माई ने यहाँ पे, माई ने जो एक्शन है, माई सेल्फ जो लिखा हुआ है, माई सेल्फ है, इस माई सेल्फ ने इस एक्शन सा के ऊपर जोर डाल के बताया है हमें कि यहाँ पे ये जो काम किया गया, ये काम किसने किया, ये काम इसने किया। किसने, आई ने। और इसीलिए माई सेल्फ लिखा हुआ है। तो माई सेल्फ ने क्या किया, माई सेल्फ ने आई सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि यह काम किसने किया है, खुद आई ने किया है। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो मैंने बताया था कि इंफेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। ये इंफेटिव प्रोनाउन है, और मैंने कहा था, देखिएगा दोस्तों, मैंने एक बात कही थी। क्या बात कही थी कि इंफेटिव प्रोनाउन, जो इंफेटिव प्रोनाउन है वो इंफेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो आप बोलिए सर इंफेटिव प्रोनाउन है। इंफेटिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब आप मुझे बात बताइए कि प्रोनाउन के काम क्या होते हैं, तो आप बोलिए सर प्रोनाउन के काम नाउन के होते हैं। प्रोनाउन के काम क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्या है, प्रोनाउन एक्चुअल में क्या होते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं और नाउन वाले काम करते हैं। एक्चुअल में प्रोनाउन के काम क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं। क्या होते हैं, नाउन की जगह पे आते हैं और नाउन वाले काम करते हैं। अब मुझे बताइए नाउन के क्या काम होते हैं, तो आप बोलोगे सर नाउन के काम है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुणों को बोध कराने वाले ही शब्दों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पे माई सेल्फ है, यहाँ पे किसी नाउन की जगह पे आ रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर किसी नाउन की जगह मान लिया आ रहा है। लेकिन मुझे बताइए क्या ये नाउन या प्रोनाउन वाले काम कर रहा है इस सेंटेंस में? अरे भाई ये माई सेल्फ यहाँ पे क्या नाउन या प्रोनाउन वाले काम कर रहा है क्या इस सेंटेंस में? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्यों नाउन या प्रोनाउन के काम क्या होते हैं? तो आप बोलोगे सर नाउन या प्रोनाउन के काम होते हैं किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। मुझे बताइए इस वर्ब का क्या माई सेल्फ इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट तो पहले ही बन चुका है, कौन? आई। तो मुझे बताइए ये माई सेल्फ एक प्रोनाउन है, लेकिन ये है नाममात्र का प्रोनाउन है। यहाँ पे माई सेल्फ एक क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये कैसा प्रोनाउन है? केवल नाम मात्र का, यानी कि यह केवल नाम के लिए ही माई सेल्फ यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन क्या इसने प्रोनाउन वाले काम किए? तो आप बोलोगे सर इसने प्रोनाउन वाले काम नहीं किए। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के काम होते हैं नाउन वाले। क्या ये नाउन का काम कर रहा है? और नाउन का काम क्या होता है? तो आप बोलोगे सर नाउन का काम होता है वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। क्या माई सेल्फ इस पूरे सेंटेंस में किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं बन रहा। इसका मतलब हुआ कि माई सेल्फ एक नाम का ही प्रोनाउन है। क्या है? नाम का ही प्रोनाउन है। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे इस माई सेल्फ को कहेंगे क्या? और यहाँ पे माई सेल्फ को क्या कहेंगे? लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कुछ लेखक, कुछ राइटर्स इसको क्या मानते हैं, यदि माई सेल्फ किसी भी वर्ब से पहले लिखा है तो इसको कुछ लेखक क्या मानते हैं, इसे कुछ लेखक से एडजेक्टिव की तरह मानते हैं। क्या? एडजेक्टिव की तरह। यदि माई सेल्फ वर्ब से पहले लिखा है तो उसे कुछ लेखक क्या मानते हैं, एडजेक्टिव की तरह। और यदि माई सेल्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट है यू। यदि माई सेल्फ वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा है, तो कुछ लेखक, कुछ राइटर्स इसे क्या मान लेते हैं, इसे माई सेल्फ को क्या मान लेते हैं दोस्तों? इसे एडवर्ब मान लेते हैं। क्या? एडवर्ब। आप जब भी कहां पे भी सर्च करेंगे इस प्रकार के सेंटेंस में माई सेल्फ क्या काम कर रहा है, यदि आप कोई भी डिक्शनरी फाइंड करना और फाइंड करने के बाद में उस डिक्शनरी में आप टाइप करना आई माई सेल्फ सा यू, और वहां पे माई सेल्फ का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे ढूंढने की कोशिश करना कि माई सेल्फ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आपको वहां पे वो डिक्शनरी माई सेल्फ का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वह बताइए क्या, एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। और यदि आई सा यू माई सेल्फ ये टाइप करोगे किसी डिक्शनरी में और वहां पे माई सेल्फ का आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने की कोशिश करोगे तो वहां पे माई सेल्फ किसे बताएगा? क्या? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो दोस्तों अपने पास में दो कंडीशन हुई।
अपने पास में क्या कंडीशन हुई, दो कंडीशन। कैसी दो कंडीशन कि माई सेल्फ एक बार तो वर्ब से पहले भी आ सकता है, क्या हो सकता है, एक बार तो वर्ब से पहले भी आ सकता है, और एक स्थिति ये बनी कि एक बार वर्ब के बाद में भी आ सकता है। ये बात देखिए आपने कि यहाँ पे अपने पास में माई सेल्फ की दो कंडीशन बनी कि माई सेल्फ हमारी वर्ब से पहले भी आ रहा है और वर्ब के बाद में भी आ रहा है, वर्ब के बाद में भी आ रहा है। तो दोस्तों इन सभी बातों को या इन दोनों सेंटेंस से हमें एक बात समझ में आती है, उस एक बात को आप नोट डाउन कर लेना। बात बहुत अच्छी है, रूल के रूप में देख लीजिएगा। वैसे रूल नहीं है कुछ भी, क्योंकि सब अपने सामने है दोस्तों, और अपने सामने ऐसा बन के आ रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, ऐसा रूल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया कि मैं कभी भी मेरी पूरी क्लासेस के दौरान कभी भी आपको इंग्लिश में कोई भी रूल लिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले बताया था कि रूल रट्टा फिक्सन है, बिल्कुल उनको याद करना अपने लिए मतलब जरूरी नहीं है, ना ही अपनी बस की बात है। लेकिन यदि हम समझेंगे, यदि हम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि रूल्स बन रहे क्यों है और इन रूल्स के जो पीछे की स्टोरी है वो क्या है, तो आपके लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा और इंग्लिश में पकड़ भी बनेगी। देखिएगा अब आपको मैं बताऊं, यहां पे अपन ने देखा कि अपन ने माई सेल्फ देखा वर्ब से पहले और अपन ने देखा माई सेल्फ वर्ब के बाद में। अब देखिएगा, यदि मैंने दो कंडीशन देखी, उन दोनों कंडीशन को देखो दोस्तों, तो मुझे बताइए, एक साइड आप लिख लीजिए, यहाँ पे एक साइड आप लिख लीजिए, कौन सा, आपने सभी को पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। एक क्या था दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक क्या बना था, तो आप लोग से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था और एक क्या था, एम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, अपने पास में दो कंडीशन हुई, ये दोनों कंडीशन, ये यहां पे मैं आपके सामने डिफरेंस क्यों ला रहा हूं यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। यदि कोई डिफरेंस नहीं है तो इनके अंदर मतलब इनके डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो आप, कोई डिफरेंस नहीं, इसका मतलब भाई इनका जो वर्ड है माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम भी कर रहा है और माई सेल्फ किसका, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों इनमें डिफरेंस कैसे है वो आप सबको मैंने बताया, लेकिन इनके वर्ड जो है, ये जो वर्ड है माई सेल्फ हुआ, आवर सेल्फ हुआ, योर सेल्फ हुआ, योर सेल्वेज हुआ, हिम सेल्फ हुआ, हर सेल्फ हुआ, इट सेल्फ हुआ, देम सेल्वेज हुआ, इन सभी वर्ड्स के अंदर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम कर रहे हैं और ये सभी वर्ड्स क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन का भी काम कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स के अंदर कोई भी मीनिंग डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस कैसे है, इनके अंदर डिफरेंस है इनके इनकी पोजीशन के आधार पे। भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर डिफरेंस कैसा पता करते हैं हम, तो आप बोलोगे सर इनकी पोजीशन को देख के, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पे लगता है, आप सभी को पता है, और आप सभी को पता है एम्फैटिक प्रोनाउन कहां पे लगता है। मैंने बताया कि एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले भी लग सकता है और वर्ब के बाद में भी लग सकता है। मैंने बताया आपको वर्ब के बाद में कब लगेगा, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट के बाद में। और मैंने बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसकी जो पोजीशन है सेंटेंस में वो कहां पे होगी, तो आप बोलोगे सर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा इसका मतलब वर्ब के बाद में। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसकी पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ पे इसकी पोजीशन की बात करते हैं, किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है वो हमेशा, मुझे बताइए पहले तो आप कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का रिसीवर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का रिसीवर, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये कह लो वर्ब का डूअर और वर्ब का रिसीवर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में वर्ब का डूअर और वर्ब का रिसीवर। वर्ब का डूअर कौन होता है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का डूअर सब्जेक्ट होता है, और आप बोलोगे वर्ब का रिसीवर कौन होता है, तो आप बोलोगे सर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में डूअर और रिसीवर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आप सभी को पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर केस होगा, तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहां पे अपने पास में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो अपने पास में पोजीशन होगी वो कहां पे होगी। भाई ये बताइए मुझे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आपको मैं बता रहा था उस टाइम पे मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पे लगता है, तो आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो स्थिति है वो क्या होगी, आफ्टर वर्ब होगी, क्या होगी, आफ्टर वर्ब होगी। इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, तो आप बोलोगे सर आफ्टर वर्ब होगी। यहां तक बात समझिए, इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, आफ्टर वर्ब होगी। यहां तक बात समझिए, इसकी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, आफ्टर वर्ब होगी, क्या होगी, आफ्टर वर्ब। और ये किस प्रकार से काम करेगा, तो आप बोलोगे सर एक्ट। भाई किस तरीके से काम करेगा, ये किस तरीके से काम करेगा, तो आप बोलोगे सर क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका, वर्ब का, किसका, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट ऑफ या वर्ब का ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनेगा इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर ये प्रोनाउन हुआ, क्या हुआ, प्रोनाउन। यहां तक बात समझ। तो मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, पोजीशन इसकी काम होगी आफ्टर वर्ब होगी, आप सबको पता है वर्ब के बाद में होगी, और आपको बताया मैंने कि एक्ट ये काम क्या करेगा, काम किसके तरीके से करेगा, आप बोलोगे सर वर्ब के ऑब्जेक्ट काम बनेगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट का बनने का काम करेगा, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। जब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन बनेगा। यहां तक बात समझ। अब देखिएगा इंफेटिव प्रोनाउन, मुझे बताइए इंफेटिव प्रोनाउन है इस स्थिति में, इंफेटिव प्रोनाउन के केस में यहां पे अपने पास में इंफेटिव प्रोनाउन है, उस केस में मुझे बताइए क्या डूअर और रिसीवर सेम होता है, मुझे बताइए इंफेटिव प्रोनाउन जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में डूअर और रिसीवर सेम होता है, इसी प्रकार से क्या इंफेटिव प्रोनाउन के केस में डूअर और रिसीवर सेम होता है, तो आप बोलोगे नहीं सर। वही सेंटेंस याद कीजिए, कौन सा, आई माई सेल्फ सा यू, आई माई सेल्फ सा यू। मुझे बताइए इस सा का जो सब्जेक्ट है, सा का ऑब्जेक्ट वो कौन है, तो आप बोलोगे सा का सब्जेक्ट है आई, और सा का ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर यू। मुझे बताइए आई और यू क्या अलग अलग पर्सन है, क्या अलग अलग व्यक्तियों को बता रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो डूअर है और जो रिसीवर है वो दोनों क्या नहीं होंगे, वो दोनों के दोनों बराबर नहीं होंगे, डूअर और रिसीवर दोनों क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। अब देखिएगा इंफेटिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है, इंफेटिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है किसी सेंटेंस में वो क्या हो सकती है, तो मैंने बताया कि इसकी पोजीशन यहाँ पे दो हो सकती है। एक क्या हो सकती है, मैंने कहा एक पोजीशन हो सकती है इसकी क्या, वर्ब से आफ्टर वर्ब, क्या हो सकती है, बिफोर वर्ब, बिफोर वर्ब एक हो सकती है, बिफोर वर्ब इसकी पोजीशन एक हो सकती है, बिफोर वर्ब। अगर बिफोर वर्ब के बाद में इसकी पोजीशन बिफोर वर्ब, इसका मतलब हुआ कि बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले यदि इसकी इंफेटिव प्रोनाउन की स्थिति क्या होगी, पोजीशन यदि वर्ब से पहले होगी तो इस स्थिति में इसे क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे इसे यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्ट। यहाँ पे ये काम करेगा किसकी तरह, किसकी तरह काम करेगा, मैंने कहा था ना अभी कि वर्ब से पहले यदि इंफेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो वहां पे इंफेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये बात मैंने कही। तो यहाँ पे काम किसकी तरह करेगा, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव की तरह, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। और यदि इसकी पोजीशन क्या है, आफ्टर है, क्या है, आफ्टर वर्ब। मैंने कहा यदि इंफेटिव प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, वर्ब से बाद में या वर्ब के ऑब्जेक्ट या वर्ब के बाद में है, तो वहां पे ये किसकी तरह काम करेगा, तो आप लोग सर वहां पे ये काम करेगा किसकी तरह, एडवर्ब की तरह, किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। मैंने बात कही कि वहां पे काम करेगा किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। अब ये दोनों बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों, तो मैंने यही तो कहा कि इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो पोजीशन है वो हमारे पास में हो सकती है क्या, आफ्टर वर्ब होगी, और यहां पे यदि आफ्टर वर्ब है तो ये काम किसके तरह करेगा, तो आप लोग सर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वहां पे क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां तक बात समझ। दूसरी बात देखिए इंफेटिव प्रोनाउन है वो इंफेटिव प्रोनाउन है, डूअर और रिसीवर दोनों सेम नहीं होते, आप सभी को पता है इस बात का। यदि सेम नहीं होते तो वहां पे जो प्रोनाउन है, यदि वहां पे प्रोनाउन होगा, ये जो इसकी पोजीशन, प्रोनाउन पोजीशन, तो इंफेटिव प्रोनाउन के अंदर जो इसकी पोजीशन होगी, इंफेटिव प्रोनाउन में इसकी जो पोजीशन होगी वो दो टाइप की पोजीशन होगी। कब होगी, एक तो वर्ब से पहले होगी, क्या होगी, वर्ब से पहले, बिफोर वर्ब। तो यहाँ पे यदि इंफेटिव प्रोनाउन की पोजीशन वर्ब से पहले है तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो काम करेगा वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और मैंने कहा कि यदि पोजीशन क्या होगी, वर्ब के बाद में होगी या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में होगी, तो वहां पे ये काम करेगा कैसा, एडवर्ब बनने का। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों आपसे। तो मैंने आपको इंफेटिव प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो आपको मैंने अच्छे से बता दिया दोस्तों। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे इसका काम क्या है। तो मैंने बताया आपको इंफेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों के अंदर डिफरेंस यही है जो आपको मैंने सामने लिख दिया है और आपको मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अब आगे चलते हैं और हम क्या करते हैं इंफेटिव प्रोनाउन को, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उसी संबंधित हमें यहाँ पे इंफेटिव प्रोनाउन के भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो पहले की जो एग्जाम लग चुकी है उनमें आई हुए हैं। तो आप यहाँ पे अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, उन दोनों सेंटेंस के अंदर देख के बताइएगा कि दोनों सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है और कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित है या फिर इंफेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। ये एरर आप फाइंड कर सकते हैं यहां से। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है उसको समझिएगा। एग्जाम्पल लिखा मैंने, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, मैंने एग्जाम्पल लिखा
दोस्तों एक एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को पढ़िए, इस एग्जाम्पल को पढ़िए और एग्जाम्पल को पढ़ के आप समझने की कोशिश करिए। इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद में आप एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए कि इस एग्जाम्पल में कहां पर एरर है, इस एग्जाम्पल में जो गलती है वो ढूंढना है अपने को। दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा, उस एग्जाम्पल को पहले एक बार मैं रीड कर देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। क्या लिखा हुआ है? द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। क्या किया? लकड़ी वाले ने खुद ने क्या काट दिए? पूरे ट्री काट दिए, पेड़ काट दिए। ये बात सही है दोस्तों। यहाँ पे लिखी हुई है द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। अब इस पूरे सेंटेंस में आप पढ़िए और इस पूरे सेंटेंस में समझने की कोशिश करिए कि इस सेंटेंस में एरर कहां पे होगी। तो दोस्तों इस सेंटेंस को देखने, इस सेंटेंस को जैसे आपने देखा होगा द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज, इस सेंटेंस को देखने के बाद में आपके दिमाग में एक बात जरूर क्लिक की होगी। उस बात को देखिएगा, क्या बात है वो बात ऐसे हो सकती है कि आपने देखा पूरा सेंटेंस और पूरा सेंटेंस देखने के बाद में आपने देखा माई सेल्फ, हिमसेल्फ। क्या देखा? हिमसेल्फ। अब आपने हिमसेल्फ देखते ही आपने ये अंदाज तो लगा लिया, हिमसेल्फ देखते आपने ये अंदाजा तो लगा लिया कि यहाँ पे हो ना हो, यहाँ पे हिमसेल्फ आया है इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफेटिव प्रोनाउन। हिमसेल्फ आया है इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में से किसी ना किसी एक की एरर है जरूर। तो कौन सी एरर है भाई? यहाँ पे हिमसेल्फ आया है तो इसका मतलब हो सकता है, जरूर नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एरर हो या यहाँ पे क्या हो? हिमसेल्फ की एरर हो। क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा है कि हिमसेल्फ यहाँ पे क्या काम करता है, तो आप लोगों से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन बनने का काम करता है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। याद है बात? सुनिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। सेंटेंस को ब्रेक करने का मतलब हुआ कि सेंटेंस में वर्ब बोले तो आप लोग से वर्ब ये है। क्या है? वर्ब ये है। आप सभी को पता है कट क्या है? वर्ब। यदि आप कट वर्ब का पता है तो कट वर्ब के बारे में थोड़ा और बता देता हूं आपको। देखिएगा यहाँ पे कट वर्ब जो होता है, इस कट वर्ब के अंदर क्या कहते हो दोस्तों, इस कट वर्ब की यहाँ पे ये जो कट वर्ब लिखी हुई है, सॉरी ये जो कट वर्ब है, इस कट वर्ब की 3 फॉर्म होती है। आप सभी को पता है 3 क्या? मतलब जो भी कोई वर्ब है, इंग्लिश ग्रामर में जो भी कोई वर्ब है उसकी इंग्लिश में कितनी फॉर्म होती है? 4 फॉर्म होती है या 5 फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो देखिएगा इसके अंदर 5 फॉर्म है। तो मैंने बताया कट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर कट, या क्या होगी? कट्स होगी, कट या कट्स होगी। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? कट। सेकंड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? कट होती है। और यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होगी? कट होगी। भाई कट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? कट या कट्स, और दूसरी फॉर्म क्या होगी? कट, या थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? इसकी कट ही होगी। और इसकी जो फोर्थ फॉर्म क्या होगी? कटिंग होगी। क्या होगा? कटिंग होगी। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है? कटिंग होगी। जो तीसरी फॉर्म है ये क्या है? या बोलोगे सर V3, ये क्या बोलोगे सर? आईएनजी फॉर्म। क्या है? आईएनजी फॉर्म। ये क्या है? तो आप बोलोगे सर V2, ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये क्या है? V1। तो मैंने बताया कि कट फॉर्म की 4 फॉर्म होती है। और कौन कौन सी है? एक तो कट है, एक कट और एक क्या है? कटिंग है। यहां तक बात समझ में आई होगी आप। तो यहाँ पे मुझे बताया, मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये जो कट वर्ब है, इस कट वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की दोनों फॉर्म क्या होती है? बराबर होता है। तो हमें यहाँ पे कैसे पता करेंगे, हम ये बात कैसे पता करेंगे? यहाँ पे किस, यहाँ पे जो कट लिखा हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इस बात का पता कैसे करेंगे? तो इस बात का पता करने का आसान तरीका है दोस्तों। आसान तरीका है कि कैसे पता करेंगे? आपको पता है कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। आप सभी को पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि कहां पर भी आएगी, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर भी आएगी तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो कट लिखा हुआ है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या हो सकती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या क्या हो सकती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। ये बात समझ में आई होगी आप सबको। तो यहाँ पे इस बात का आप पता करके बताइएगा मुझे कि यहाँ पे ये मैंने इतना हिंट दे दिया आपको कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये जो कट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये जो कट है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये इतना हिंट दे दिया मैंने। लेकिन अब बचा क्या? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या क्या हो सकती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है। ये आपका काम है और आपको इसको फाइंड करने के बाद में नीचे कमेंट्स करना है कि वर्ब की ये जो कट है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो कट लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। और नहीं बता पाओगे तो मैं वापस से आपको एक बार और बता दूंगा। अब देखिएगा द वुड कटर क्या लिखा हुआ है? द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। मुझे बताइए इस वर्ब का, इस कट काटने का, ये जो कट है, कटिंग क्या होता है? काटना। इस काटने की जो क्रिया का जो डूअर है, इस कट का डूअर है, वो कट का डूअर कौन है? तो आप लोग सर कौन है?
यहाँ पे इसका डुअर यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि इसका डुअर यानी कि सब्जेक्ट, इस वर्ब का डुअर यानी कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे इस वर्ब का डुअर यानी सब्जेक्ट यानी कि वुड कटर है। कौन है? वुड कटर। वुड कटर क्या है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, क्या है ये, अरे भाई नाउन है, प्रोनाउन, तो आप बोलोगे नाउन। नाउन में कौन सा है, तो आप बोलोगे क्या है, कॉमन में क्या है, कंपाउंड नाउन है, क्या है, कंपाउंड। वुड और कटर, वुड यानी क्या होता है, लकड़ी, और कटर यानी काटना। अरे भाई यहाँ पे दो शब्दों से बना हुआ वुड कटर, वुड कटर यहाँ पे दो शब्दों से बना हुआ, एक होता है वुड और एक होता है कटर। यहाँ पे वुड और कटर दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द है। वुड भी नाउन है और कटर भी नाउन है, वुड भी नाउन है और कटर भी नाउन है, और दोनों नाउन मिलकर यहाँ पे कौन सा नाउन बना रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कंपाउंड नाउन। क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन कौन से, तो आप बोलोगे सर कंपाउंड नाउन वह नाउन होते हैं जो दो या दो से अधिक नाउनों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो वुड कटर है वो क्या है, सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, इस कट का, यानी कि इस कट का जो डुअर है, यानी इस कट का जो डुअर है वो कौन है, वुड कटर है। यहां तो बात समझ। और आप सबको पता है कि इस कट का डुअर वुड कटर है, तो वुड कटर कौन है, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट तो क्या है, इसका पार्ट सब क्या है, तो आप बोलोगे सर नाउन, और नाउन में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर कंपाउंड नाउन है। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिएगा यहां पे हमने फाइंड किया ये द क्या है, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल, द वुड कटर कट, द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। अब यहाँ पे दोस्तों इस सेंटेंस को ब्रेक करने से पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे बताइए आल क्या है, तो आप बोलोगे सर आल क्या है, एक आल यानी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आल आपने बताया था ये किसको बताता है, क्वालिटी को बताया या क्वांटिटी को, तो आप बोलोगे सर क्वालिटी को बताएगा। किसको, क्वालिटी को। मैंने बताया था कि सम, हाउ, मेनी, मच, लिटिल, फ्यू, मोर, ये सभी के सब क्या है, किसी क्वालिटी को बताते हैं। यहाँ पे आल क्या है, तो आप बोलोगे सर आल यहाँ पे क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और ये किसके लिए आया है, ये किसके लिए आया है, तो आप सबको बताया कि एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। तो मुझे बताइए ये कौन से नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, तो आप बोलोगे सर ट्रीज को। कैसे ट्री, ऑल द ट्रीज। भाई ट्रीज तो है लेकिन कैसे, सभी के सब, जितने भी ट्री थे, जितने भी ट्री थे वो सारे के सारे ट्री। तो यहाँ पे आल ने किसको क्वालिफाई किया, तो आप बोलोगे सर ट्रीज को। यहाँ पे ये ट्रीज क्या है, तो आप बोलोगे सर नाउन है। क्या है, ट्रीज यहाँ पे क्या है, नाउन है। अरे भाई ट्रीज क्या है, नाउन है या नहीं, तो आप बोलोगे सर हाँ नाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव उसके लिए है, इसके लिए। और पता है आपको एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है। मुझे बताइए यदि ट्रीज यहाँ पे क्या है, नाउन या प्रोनाउन, तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन तो नहीं है, प्रोनाउन नहीं है तो फिर है क्या, तो आप बोलोगे सर नाउन है। तो यहाँ पे ये ट्रीज नाउन है। दा क्या है, तो आप सबको पता आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों दो सिचुएशन बन रही है हमारे पास में, इस सेंटेंस में दो सिचुएशन बन रही है। क्या दो सिचुएशन बन रही है, द वुड कटर कट हिमसेल्फ, यहाँ पे ऑल द ट्रीज, इस यहां तक बढ़िए द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। अब मुझे बताइए यहाँ पे हिमसेल्फ क्या काम करता है, आप बोलोगे सर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। मुझे बताइए हिमसेल्फ, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ अब देखिएगा, तो मुझे बताइए हिमसेल्फ यहाँ पे क्या काम करेगा, तो आप बोलोगे सर हिमसेल्फ यहाँ पे या तो बन सकता है क्या, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या तो बन सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या बन सकता है क्या इंफेटिव प्रोनाउन, या बन सकता है इंफेटिव प्रोनाउन। आप सभी को पता है या तो बन सकता है इंफेटिव प्रोनाउन या बन सकता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। भाई हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इंफेटिव प्रोनाउन बन सकता है। और आप सभी को पता है कि जब हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई हिमसेल्फ जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा तब इसका मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट किसका बनता है, तो आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, वर्ब का। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं, द वुड कटर कट हिमसेल्फ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने मान लीजिए हमने इस हिमसेल्फ को इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद में ये क्या कहलाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे दो कंडीशन है, हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन सकता है और हिमसेल्फ यहाँ पे इंफेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है। हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे कि यहाँ पे दोनों कंडीशन में जो कौन सी कंडीशन है वो ज्यादा अच्छी होगी। देखिएगा यहाँ पे हिमसेल्फ को हमने इस कट का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या बना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे ऑल द ट्रीज ये नाउन है क्या, तो आप बोलोगे सर ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। मुझे बताइए यदि ये नाउन है और मुझे बताइए इस नाउन का क्या काम आया, इस नाउन का यहाँ पे लिखा हुआ है द वुड कटर कट हिमसेल्फ, यहां तक बात समझ। ऑल द ट्रीज, मुझे बताइए नाउन है तो इस नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिएगा, नाउन छोड़िए आप, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक बार के लिए मान लीजिए हमने ये लिख दिया द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो ट्रीज है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताओगे आप।
ये जो ट्रीज है, इस ट्रीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप क्या बताएंगे? क्यों? क्योंकि आपने द वुड कटर ले लिया, वुड कटर है, उसको सब्जेक्ट बना दिया, इसको वर्ब बना दिया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये ट्रीज क्या बनेगा? ये ट्रीज क्या बनेगा? यहाँ पे इस ट्रीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यदि आपने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया तो यहाँ पे ट्रीज क्या बनेगा? तो आप बोल सकते ट्रीज, यहाँ पे हम नाउन बना देते हैं। नाउन का क्या काम होता है भाई? नाउन अगर इसको बनाता हूं मैं, इसको यदि मान लीजिए मैं नाउन बनाता हूं, तो मुझे बताइए नाउन का क्या काम होता है? तो आप बोलोगे सर नाउन का काम सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट बन चुका है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसलिए ये नाउन का जो काम था, इस नाउन का काम था, इस नाउन का काम क्या यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने में आया? तो आप बोलोगे सर नहीं है। एक काम हुआ तो वर्ब, नाउन का क्या काम है? वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। या फिर क्या काम हो सकता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। मुझे बताइए इस ट्रीज से पहले कोई प्रीपोजिशन आई है? अरे ट्रीज जो लिखा है इससे पहले कोई प्रीपोजिशन आई है? तो आप बोलोगे सर नहीं, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि नाउन नहीं, तो ये जो ट्रीज है, ये ट्रीज यहाँ पे नहीं तो नाउन बन सकता, नहीं ऑब्जेक्ट बन सकता, नहीं ऑब्जेक्ट बन सकता। किसका ऑब्जेक्ट? नहीं तो ये नाउन बन सकता। नाउन क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये नाउन के काम ही नहीं कर रहा, यहाँ पे नाउन के काम ही नहीं कर रहा। क्यों? नाउन के काम क्या होता है आप सबको पता है, तो नाउन नहीं बन सकता। तो मुझे बताइए ट्रीज, तो आप बोलोगे ट्रीज ये ऑब्जेक्ट बन सकता है? तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हमने देख लिया हिमसेल्फ है, तो यहाँ पे ट्रीज क्या है? ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है? तो आप बोलोगे सर ये ट्रीज यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि मुझे बताइए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन से सिचुएशन में बनते हैं? तो आप बोलोगे सर जब बी वर्ब क्या इज एम आर ये सभी के सभी यदि के सेंटेंस में है, तो वहां पे ही हमारे पास में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। यहाँ पे कोई भी बी वर्ब लिखी हुई है क्या? तो आप बोलोगे सर बी वर्ब यहाँ पे नहीं लिखी हुई, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस के अंदर जो ट्रीज है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, नाउन भी नहीं बन सकता। यदि ये ट्रीज और नाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, दोस्तों, तो मुझे बताइए फिर ये ट्रीज क्या बनेगा? फिर ये यहाँ पे जो ट्रीज है वो बनेगा क्या? इस ट्रीज का जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रीज का फंक्शन तो डिफाइंड हो रहा ही नहीं। यदि ट्रीज का फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऑल द ट्रीज, ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक है, ये जो ऑल द ट्रीज, ये पूरा सेंटेंस क्या गलत लिखा हुआ है? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि सेंटेंस में एरर बताइए, तो इस सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है हमें। एरर फाइंड करनी है क्या? एरर फाइंड करनी है हमें। इस सेंटेंस के इस लास्ट को, ऑल द ट्रीज को हम हटा नहीं सकते दोस्तों, हम हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो यहाँ पे पर्टिकुलर एरर फाइंड करनी है। यदि ऐसा है तो मुझे बताइए दोस्तों ऑल द ट्रीज लिखा हुआ। अब इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब एक बात समझ आई आपको कि यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने इस सेंटेंस को गलत तरीके से ब्रेक कर दिया या गलत तरीके से इसको तोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? देखिएगा, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, इसके मीनिंग को समझते हैं, इसका मतलब हुआ कि हमने जो ऑब्जेक्ट माना किसको? रिफ्लेक्सिव, इसको हिमसेल्फ को हमने क्या माना? ऑब्जेक्ट माना। ये गलत मान लिया। क्यों मान लिया गलत दोस्तों? यदि हमने हिमसेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माना और ये ऑब्जेक्ट माना तो ये गलत मान लिया। और ऐसा मानना क्यों गलत हुआ उसको देखिएगा। मुझे बताइए यहां पे लिखा हुआ है द वुड कटर कट हिमसेल्फ। यहां एक बात बताइए मुझे, यहां इस सेंटेंस को भूल जाइए, ऑल द ट्रीज, इस सेंटेंस को भूल जाइए और इस सेंटेंस को देखिएगा द वुड कटर कट हिमसेल्फ। मुझे बताइए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? द वुड कटर कट हिमसेल्फ का सेंटेंस का मीनिंग क्या है? तो आप बोलोगे सर कट यानी काटना, वुड कटर यानी खुद, वुड कटर यानी क्या होता है? लकड़ीहार। इसका मतलब हुआ लकड़ीहारे ने खुद ने काट लिया। किसको? खुद को। यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग यही हुआ कि लकड़ीहारे ने खुद को काट लिया। क्या हुआ? द वुड कटर कट हिमसेल्फ यानी क्या हुआ? लकड़ीहारे ने खुद ने अपने आप को काट लिया। खुद ने काट लिया। खुद ने किसको काट लिया? अपने आप को काट लिया। लेकिन सेंटेंस में है क्या? लेकिन सेंटेंस में लिखा हुआ है द वुड कटर कट हिमसेल्फ ऑल द ट्रीज। अब यहाँ पे मुझे बताइए इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए और इस सेंटेंस में बताइए वुड कटर, ये जो वुड कटर है, इस वुड कटर का काम क्या होता है? भाई वुड कटर का काम खुद को काटने का होता है या किसी लकड़ी को काटने का या पेड़ को काटने का होता है? मुझे बताइए कि वुड कटर का काम खुद को काटने का है या किसी लकड़ी या किसी पेड़ को काटने का है? तो आप बोलोगे सर वुड कटर लकड़ी या पेड़ को काटेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वुड कटर क्या करे? अपने आप को खुद को भी काट ले, लेकिन वो सिचुएशन, वो स्थिति अलग होगी जो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। देखिएगा द वुड कटर, यहाँ पे वुड कटर है
मुझे बताइए काटेगा किसे? तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब से, यदि वर्ब से आप वाट या हुन का रिप्लाई मांगे तो वर्ब का क्या मिलता है? वर्ब का क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। मुझे बताइए द वुड कटर वाट, द वुड कटर कट, द वुड कटर वाट। तो आप बोलोगे सर द वुड कटर कट वॉट। अब मैं बोलूं आपसे कि क्या काटा, क्या काटा, तो आप क्या बोलोगे सर? वुड कटर ने। क्या काटा? तो आप लोग से ट्रीज काटा। क्या काटा? ट्रीज। इसलिए यहाँ पे इस वर्ब का, इसलिए यहाँ पे इस वर्ब का, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लिखी हुई है, ये जो वर्ब लिखी हुई है कट, इस वर्ब का यहाँ पे द वुड कटर वॉट, कट वॉट, कट वॉट। मैं बोलूं आपसे कि वॉट का रिप्लाई मांगे आप कट से, तो यहाँ पे क्या रिप्लाई मिलेगा? तो आप बोलोगे सर ऑल द ट्रीज। कैसे? ऑल द ट्रीज। यहाँ पे इसका मतलब इस वुड कटर जो कट है, इस कट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन बनेगा? कौन बनेगा दोस्तों? ट्रीज बनेगा। कौन बनेगा? ट्रीज बनेगा। यहाँ पे हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ इस कट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वुड कट काटेगा तो काटेगा किसे? तो आप बोलोगे ट्रीज को। इसलिए यहाँ पे कट, यहाँ पे ये है जो कट है, इस कट के यहाँ पे, इस कट के हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। इस कट के हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? कौन सा? हिमसेल्फ। क्या आ रहा है? हिमसेल्फ। और दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास में ट्रीज। मुझे बताइए इन दोनों, ये भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये भी ऑब्जेक्ट। मुझे बताइए इन दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा सुटेबल है? तो आप बोलोगे सर ट्रीज। क्यों? क्योंकि वुड कटर काटेगा तो किसे इस सेंटेंस में? तो आप बोलोगे सर लकड़ियों को। किसको? ट्रीज को, पेड़ों को। किसको? ट्रीज को। यदि यहाँ पे ट्रीज पेड़ों को काटेगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर। यहाँ पे आज क्या बनेगा? क्वालिटेटिव। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्या बनेगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब मुझे बताइए इस हिमसेल्फ का क्या काम रहेगा? भाई सर आपने कह दिया द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे इस हिमसेल्फ का क्या काम है? हिमसेल्फ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका क्या काम रहेगा? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में स्थिति यह है कि जो हिमसेल्फ है, ये हिमसेल्फ यहाँ पे इंफेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका? इंफेटिक प्रोनाउन का। यदि इंफेटिक प्रोनाउन का ये हिमसेल्फ इंफेटिक प्रोनाउन का काम करेगा तो मैंने क्या बताया कि इंफेटिक प्रोनाउन की सेंटेंस में दो पोजीशन होती है। एक होती है वर्ब से पहले, एक होती है वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में। मुझे बताइए यदि मैं हिमसेल्फ को यहां से हटाकर मैं यदि हिमसेल्फ को यहां पे लिख दूं, कहां पे? हिमसेल्फ को मैंने यहां पे लिख दिया, कहां पे? द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज। क्या लिख दिया मैंने? द वुड कटर। मैंने वर्ब से पहले हिमसेल्फ को लिख दिया, तो मुझे बताइए सेंटेंस का क्या मीनिंगफुल होगा? तो आप बोलोगे सर हाँ। कैसे? मैंने लिख दिया द वुड कटर, द वुड कटर हिमसेल्फ, क्या? हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज। लिख दिया दोस्तों, द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज। तो क्या यहाँ पे हिमसेल्फ सही है? तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, यहाँ पे हिमसेल्फ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि द वुड कटर कट क्या किया? लकड़ी हारे ने। ये सेंटेंस क्या कहना चाहता दोस्तों? वही बात जैसे आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद ने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें देखा एक बात तो, और एक बात मैंने खुद ने तुम्हें देखा। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज। पहली बात देखिएगा, द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज। लकड़ी हारे ने काटे, क्या? पेड़ काटे। लकड़ी हारे ने पेड़ काटे। और एक बात लकड़ी हारे ने खुद ने क्या काटे? खुद ने क्या काटे? पेड़ काटे। तो द वुड कटर हिमसेल्फ स्वयं ने, उसने क्या किए? हिमसेल्फ ने स्वयं ने, उसने क्या किए? पेड़ काटे। क्या काटे? पेड़ काटे। तो द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज। तो यहाँ पे हिमसेल्फ क्या होगा दोस्तों? इस वर्ब के बाद में ना आकर इस वर्ब से पहले आएगा, और इसका यहाँ पे जो हिमसेल्फ बनेगा वो क्या? इंफेटिक प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा? इंफेटिक प्रोनाउन। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिएगा यहाँ पे दो सेंटेंस, यहाँ पे इस सेंटेंस में एक बात और समझने की, सेंटेंस के अंदर बात क्या समझने की? देखिएगा यहाँ पे द वुड कटर कट हिमसेल्फ, द वुड कटर कट हिमसेल्फ। यहाँ पे मैंने बताया कि हिमसेल्फ क्या बना, तो आप लोग हिमसेल्फ यहाँ पे इंफेटिक प्रोनाउन बना। यहाँ तक बात समझ। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम यहाँ पे मान लीजिए इस सेंटेंस में क्या कर दिया हमने क्या किया दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ था हिमसेल्फ। क्या लिखा हुआ था? हिमसेल्फ। यहाँ पे आएगा हिमसेल्फ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमारी एरर क्या होता है? आप बोलोगे सर हमारी एरर यहाँ पे आई हिमसेल्फ पे। एरर अपनी क्या है? हिमसेल्फ है, और सर ये हिमसेल्फ हमारे यहाँ तो वर्ब से पहले लगेगा, और यहाँ पे ये एरर मतलब अपनी सही हो जाएगी। तो यहाँ पे पहली बात। अब देखिएगा यहाँ पे तीन कंडीशन है, यहाँ पे इस सेंटेंस में तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या है कि या तो हम क्या करें, या तो हम इस हिमसेल्फ को, या तो हम क्या करें? इस हिमसेल्फ को ही हटा दें, या तो हम क्या करें? इस हिमसेल्फ को ही हटा दें, या भी क्या करें? हम इस हिमसेल्फ को इस वर्ब से पहले रख दें। अपने पास में तीन कंडीशन है। क्या? या तो हम इस हिमसेल्फ को हटा दें। यदि हम हिमसेल्फ को हटा देंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? तो आप दो सेंटेंस बनेगा, द वुड कटर
ठीक है, द वुड कटर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ले ठीक है। यदि मैं यहाँ पे हिमसेल्फ को हटा दूं, पहली कंडीशन है कि हिमसेल्फ को हटा दूं, तो हिमसेल्फ को हटाते क्या सेंटेंस बनेगा, तो आप लोग द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, पहला सेंटेंस सही है क्या? हिमसेल्फ को हटाने से क्या सेंटेंस सही बन रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बन रहा है। या दूसरी कंडीशन है, क्या आप हिमसेल्फ को इस वर्ब से पहले रख दें, इस वर्ब से पहले रख दें। मुझे बताइए इस वर्ब से पहले रखने पर भी क्या सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है, तो आप बोलोगे सर हाँ हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बन रहा है इस हिमसेल्फ को कट से पहले रखने। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि इस हिमसेल्फ को यहां से हटाकर हम क्या करें, यहां पे हटाकर यहां पे लिखते हैं, कहां पे, यहां पे लिखते हिमसेल्फ। ये बात भी सही है। मैंने कहा था कि आपको कि इंपेरेटिव प्रोनाउन की दो पोजीशन है, एक वर्ब से पहले और एक वर्ब के बाद में कही थी। तो यहाँ पे जो पोजीशन है द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज हिमसेल्फ, यहाँ पे ये सेंटेंस ये तो लिखा हुआ है द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज हिमसेल्फ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और मैंने कहा था इस सेंटेंस का मीनिंग और यहाँ पे जो कट से पहले हिमसेल्फ लगा था, एक तो लगा हुआ था कट से पहले हिमसेल्फ और एक लग रहा है कट के बाद में हिमसेल्फ। यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग एक ही है कि लकड़ीहारे ने खुद ने पेड़ काटे, खुद ने पेड़ काटे। यहाँ पे बात सुनिए, दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग है। अब दोस्तों तीन पोजीशन या तीन कंडीशन होते हैं, हिमसेल्फ को हटा दे, हिमसेल्फ को कट के बाद में लगा दे, हिमसेल्फ को कट से पहले लगा दे। मुझे बताइए तीनों में से कौन सी सिचुएशन सबसे अधिक अच्छी और सबसे अधिक बेहतर होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण अपने पास में कंडीशन है वो कौन सी हो सकती है, यूजफुल कंडीशन कौन सी हो सकती है कि हम कट को हिमसेल्फ से पहले लिख दे, कट को हिमसेल्फ से पहले लिख दे। यहां तक बात समझिए। और हम हिमसेल्फ को सर हटा भी तो सकते हैं, आपने बोला हिमसेल्फ को हटा भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड करने को कहा गया है, हमें सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को बाहर निकालने के लिए नहीं कहा गया कि सेंटेंस को सेंटेंस से ही, इस वर्ड को सेंटेंस से बाहर ही निकाल दो आप। ठीक है दोस्तों, हमें सेंटेंस में केवल एरर फाइंड करने को कहा गया, हमें यह नहीं कहा गया कि सेंटेंस में जो शब्द है उसे, जो शब्द गलत है उस सेंटेंस गलत शब्द को सेंटेंस से हटा ही दो आप, ये नहीं कहा गया, हमें कहा गया सेंटेंस में एरर फाइंड करने को। तो मुझे बताइए यहाँ पे सिचुएशन बनेगी कौन सी, द वुड कटर हिमसेल्फ कट ऑल द ट्रीज, ये सेंटेंस हुआ और सेंटेंस के अंदर ये वाली एरर थी। यहां तक बात समझ में आई होगी आप, यहां तक बात समझ आई। और आपने देखा कि मुझे बताइए कि वुड कटर काटेगा तो किसे, तो आप लोगों से पेड़ को, इसलिए यहाँ पे जो पेड़ है वो इस कट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि हिमसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिएगा मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश करी, यहां तक की जो बात बताई द वुड कटर कट ऑल द ट्रीज, यहां तक बात समझ में आई। अब अपने पास में इंपेरेटिव प्रोनाउन, ये जो अपने पास में लिखा हुआ है, इस इंपेरेटिव प्रोनाउन के अपने पास में दो यूज हमने देखे। इंपेरेटिव प्रोनाउन के अपन ने क्या देखे, यूज देखे। इंपेरेटिव प्रोनाउन के अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, इंपेरेटिव प्रोनाउन के और भी कुछ एग्जांपल्स देखे। इसी प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स देखे। अब दोस्तों जो अगला वीडियो होगा वो इंफेटिव प्रोनाउन, अगला जो वीडियो होगा वो इंफेटिव प्रोनाउन से संबंधित लास्ट वीडियो होगा। और उस लास्ट वीडियो में आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेके आऊंगा और उन एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंफेटिव प्रोनाउन के अंदर कैसे कैसे एरर पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को मैं बता दूं कि अगली क्लास जब आएगी तो उसमें इंफेटिव प्रोनाउन का होगा। और आपको तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। और प्लीज डियर फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी विनती है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और बेल आइकन का बटन बिल्कुल भी दबाने से ना भूले, क्योंकि मेरी वीडियोस 9 से 10 बजे सुबह एएम के टाइम पे आती है और आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन होने के बाद आराम से आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आप ये ना सोचे, आप बिल्कुल भी ना सोचे कि सर हमें कोर्स कराएंगे या नहीं कराएंगे, पूरा बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक पूरा कोर्स नहीं होता है तब तक मैं यहाँ पे बना रहूंगा आपके साथ में और बाद में भी बना रहूंगा, क्योंकि मुझे कोर्स भी करना है और आपके मतलब जो आपकी इंग्लिश को और मैथमेटिक्स को देखकर डर लगने वाली जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आपसे दूर करना है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से विनती है कि इस चैनल को प्लीज, यदि आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है तो नोटिफिकेशन आने के साथ साथ आप क्या करिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आने के बाद में आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप इसको शेयर करिए, अपने और भी फ्रेंड्स को बताइए और उन सभी को भी बताइए कि यहाँ पे भी इंग्लिश और मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही है और रेगुलर बेस पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही है। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया कि हम डेली क्लासेस अभी रेगुलर मैथमेटिक्स और इंग्लिश की चल रही है, उसके बाद में आपके सामने रीजनिंग और जीएस स्पेशल और अन्य स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स है उनके भी धीरे धीरे बैच स्टार्ट कर दूंगा, जो ऑनलाइन बैच होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि कोई पेड कोर्स होगा, बिल्कुल फ्री होगा।
तो दोस्तों आपसे भी से मैं विनती करता हूं और मैं आपसे भी से आशा भी करता हूं और मैं आपसे मतलब आशा करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि आप मेरी बात को सुन रहे होंगे और शायद आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।